हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी के लिए ई दृष्टि समसामयिक वर्षिकांक का ये भाग 4 है और इससे पहले हम भाग 1, 2 और 3 चैनल पे डाल चुके हैं। तो आप जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, जहाँ से आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प मिलेगी। बहुत ही बेहतर तरीके से इसमें जो है ई दृष्टि समसामयिक वर्षिकांक में क्वेश्चन को अरेंज किया गया है, जो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। आप कोई भी एग्ज़ाम देंगे, स्टेट पीसीएस तक आपके जो भी एग्ज़ाम होते हैं, उन सभी में करंट का अच्छा खासा वेटेज अब देखने को मिलता है। तो आगामी जो भी प्रतियोगी परीक्षा होगी, उस सभी में आपको इस वीडियो से हेल्प होगा। तो प्लीज़ आप लोग जाकर उस 3 पार्ट यानी जो पहले डाला गया है उसको भी देखिए, और साथ साथ हम एक सीरीज़ के रूप में आपको डेली बाय करंट अफेयर दृष्टि सीरीज़ हम क्रमबद्ध लेकर आएंगे, जो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्प करे। तो चलिए आज की हम वीडियो में देखते हैं जो ई दृष्टि समसामयिक में टॉपिक वाइज इसको बांट के बनाया गया है। तो चलिए आज का जो टॉपिक है पहला, इसमें हम लोग देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति का निधन है, यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है जिनका निधन। तो निधन से भी क्वेश्चन आपको 1-2 क्वेश्चन हर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो आज चलिए आज का पहला टॉपिक आपका है अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तियों का निधन। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है सुंग दाओ ली, यानी सुंग दाओ ली, ये प्रसिद्ध चीनी अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक का निधन जो 4 अगस्त 2024 को हो गया। तो आपको डेट नहीं याद रखना, लेकिन ये रखना है कि सुंग दाओ ली कौन थे जिनका निधन हो गया। तो ये भौतिक वैज्ञानिक था। ठीक है, उन्हें वर्ष 1957 में भौतिक के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यानी सुंग दाओ ली चीनी अमेरिकी भौतिक वैज्ञानिक था और उन्हें 1957 में भौतिक का नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लेगा कि सुंग दाओ ली ये भौतिक वैज्ञानिक थे जिनका निधन 2024 में हो गया, तो उनको भौतिक का नोबेल पुरस्कार कब मिला। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कि 1957 में उन्हें भौतिक का नोबेल पुरस्कार दिया गया। इब्राहिम रईसी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, जो इसी साल हो गया। तो ईरान के राष्ट्रपति का हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, वो कौन थे? तो इब्राहिम रईसी था। एलिस मुनरो प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका और साहित्य नोबेल पुरस्कार की विजेता का निधन हो गया। तो प्रसिद्ध कनाडाई लेखिका एवं साहित्य नोबेल पुरस्कार की विजेता का निधन हो गया, उसका नाम था एलिस मुनरो। कौन था? एलिस मुनरो था। ठीक है, आगे देखते हैं। ब्रायन मर्लोनी कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री का निधन, जिनका नाम क्या है? ब्रायन मर्लोनी। हेज गिंगगॉब यानी हेज गिंगगॉब यानी नामीबिया के राष्ट्रपति का निधन। क्या है? नामीबिया के राष्ट्रपति का निधन, जिनका नाम था हेज गिंगगॉब। सलीमुल हक बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश जलवायु वैज्ञानिक का निधन। तो आपसे पूछना होगा कि हाल ही में सलीमुल हक का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो बांग्लादेशी मूल के प्रसिद्ध ब्रिटिश वैज्ञानिक का यानी जलवायु वैज्ञानिक था, उनका निधन हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि लुइस गल्क प्रसिद्ध अमेरिकी कवयित्री एवं साहित्य के नोबेल पुरस्कार विजेता का निधन हो गया। यानी आपसे क्वेश्चन होगा कि लुइस गल्क जो जिनका निधन हो गया, उनका किस नोबेल यानी नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में मिला? तो याद रखिएगा साहित्य के क्षेत्र में उनको नोबेल पुरस्कार मिला। और अगला टॉपिक आज का है, हम देखते हैं कि अन्य चर्चित अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति, यानी अन्य चर्चित यानी अन्य व्यक्ति हैं, यानी अन्य व्यक्ति का भी इसमें जिक्र किया गया है, जो चर्चित व्यक्ति है, अंतर्राष्ट्रीय व्यक्ति है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है आपका कि डॉक्टर विवेक लाल प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकी एरोस्पेस वैज्ञानिक स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के प्रतिष्ठित
होवर इंस्टीट्यूशन के विशिष्ट विजिटिंग फेलो के रूप में नामित। ठीक है। टोमिको इटुका ये जापान की पर्वतारोही है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी, जो इनकी उम्र 116 वर्ष था। तो याद रखिएगा कि टोमिको इटुका विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति बनी, यानी क्वेश्चन होगा कि विश्व की सबसे उम्रदराज व्यक्ति कौन जिनका 116 वर्ष है एज, तो वह है टोमिको इटुका। इनका संबंध जापान से है और ये पर्वतारोही है। ठीक है। अब है थियो जेम्स। थियो जेम्स की बात कर लें तो थियो जेम्स की बात करें तो प्रसिद्ध ब्रिटिश अभिनेता, संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी UNHCR के वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त हुए हैं। तो ठीक है। फिलेमोन यंग संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के अध्यक्ष हैं। तो फिलेमोन यांग जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो है 79वें अध्यक्ष बने हैं। तो याद रखिएगा कि 79 क्रम के जो अध्यक्ष बने हैं UN महासभा के, वो कौन बने हैं? फिलेमोन यांग बने हैं। विश्व का लघु संसद, यानी विश्व का लघु संसद किसे बोलते हैं? तो महासभा को बोला जाता है विश्व का लघु संसद, इसे बोलते हैं महासभा को। हाल ही में यूएनओ डे मनाया गया है। तो कब यूएन डे दिवस मनाया गया? 24 अक्टूबर को यूएनओ डे मनाया जाता है। कब मनाते हैं? 24 अक्टूबर को मनाते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा दिवस। ठीक है। इनकी स्थापना यानी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना 1945 में होती है और इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। याद रखिएगा कि बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? तो न्यूयॉर्क में है। ठीक है। सुनीता विलियम्स की बात कर लेते हैं। सुनीता विलियम्स बोइंग स्टारलाइन स्पेस क्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला बनी। यानी बोइंग स्टारलाइनर स्पेस क्राफ्ट के चालक दल का हिस्सा बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? सुनीता विलियम्स बनी है। जसलीन कौर ग्लासगो यानी स्कॉटलैंड में जन्मी भारतीय मूल की महिला कलाकार ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित हुआ है। तो जसलीन कौर कौन है? तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में जन्मी जो भारतीय मूल की महिला कलाकार ब्रिटेन के प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार के लिए नामित हुई। तो ब्रिटेन के जो प्रतिष्ठित टर्नर पुरस्कार किसे मिला है? तो है जसलीन कौर को मिला है। ठीक है। यादविंदर माल्ही की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम के तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक द्वारा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड में ट्रस्टी के रूप में पुनः नियुक्त किया गया। तो कह रहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री ऋषि सुनक के द्वारा लंदन के प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय बोर्ड के ट्रस्टी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यह यादविंदर माल्ही को। दिमित्रो कुलेबा यूक्रेन के विदेश मंत्री भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए। तो यूक्रेन यानी यूक्रेन की राजधानी हम जानते हैं, यूक्रेन की राजधानी कहाँ है? कीव है। ठीक है। यूक्रेन की राजधानी कीव है और यहाँ युद्ध यूक्रेन और रशिया में चल रही है जो 24 फरवरी 2022 को ही चालू हुआ था। ठीक है। तो याद रखिएगा कि यूक्रेन की जो राजधानी है कीव है। अब है क्वेश्चन कि यूक्रेन के विदेश मंत्री कौन है? तो दिमित्रो कुलेबा है जो भारत की आधिकारिक यात्रा पर आया था। प्रोफेसर अशोक वीर राघवन अमेरिका में एडिथ और पीटर ओ डेलेन अवार्ड से सम्मानित। यानी अमेरिका में जो है एडिथ और पीटर ओ डेलेन अवार्ड से कौन सम्मानित हुए हैं? तो है प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका नवाब सलाम लेबनान के जज अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की बात करें के अध्यक्ष बने हैं। तो ICJ यानी इंटरनेशनल यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के जो अध्यक्ष कौन बने हैं? तो है नवाब सलाम बने हैं। और इंटरनेशनल कोर्ट का जो मुख्यालय है द हेग में है। और द हेग कहाँ है? तो ये आपको द हेग नीदरलैंड, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। नीदरलैंड में स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है आपका कि बेनाफ्सा याकूबी क्या है? बेनाफ्सा याकूबी अफगानी महिला US इंटरनेशनल वीमेन ऑफ करेज अवार्ड 2024 से सम्मानित है। तो याद है
रखिएगा कि बेनाफ्सा याकूबी ये अफ़गानी महिला है और यूएस इंटरनेशनल वीमेन ऑफ क्रेज अवार्ड 2024 से क्या है, इसे सम्मानित किया गया है। ठीक है। अब है सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर। सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर की बात कर लें तो मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। तो मलेशिया के 17वें राजा कौन बने हैं? सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर बने हैं। आप लोग कमेंट में मलेशिया की राजधानी लिखिएगा। ठीक है। तो सुल्तान इब्राहिम इस्कंदर मलेशिया के 17वें राजा बने हैं। फ्रेडरिक 10वें डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। तो फ्रेडरिक 10वें यानी डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं। मलेशिया के 17वें राजा सुल्तान इब्राहिम सिकंदर बने हैं और डेनमार्क के नए सम्राट कौन बने हैं? फ्रेडरिक 10वें बने हैं। ठीक है, फ्रेडरिक 10वें बने हैं। अब है डॉक्टर राजीव शाह। डॉक्टर राजीव शाह की बात करें तो अमेरिका में रॉकफेलर फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं यूएस एड के पूर्व प्रमुख, न्यूयॉर्क के फेडरल रिजर्व बैंक के निदेशक मंडल के क्लास सी के निदेशक के रूप में शामिल हुए हैं। अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन। डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन भारतीय मूल के ब्रिटिश चिकित्सक, ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स तृतीय द्वारा नाइट बैचलर से सम्मानित हुए हैं। तो ब्रिटेन के राजा कौन है वर्तमान में, यानी महाराजा, वो है चार्ल्स तृतीय। चार्ल्स तृतीय ने नाइट बैचलर की उपाधि से किसे सम्मानित किया है? तो ये दिया है डॉक्टर अमृतपाल सिंह हंगिन को, जो भारतीय मूल के ब्रिटिश चिकित्सक हैं। आगे क्वेश्चन है देवेन पारेख। भारतीय मूल के अमेरिकी उद्यमी, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में शामिल किया गया। तो यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनते हैं। अमेरिका की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइएगा। हालांकि बता ही देते हैं, वाशिंगटन डीसी इसका राजधानी है। अब अगला क्वेश्चन है कि अमेरिका के वर्तमान राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। ठीक है, इन्होंने क्या किया? यूएसए अंतर्राष्ट्रीय विकास वित्त निगम के निदेशक मंडल में जो शामिल किया है वो है देवेन पारेख, जो भारतीय मूल के अमेरिकी हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है मीरा चंद्र। मीरा चंद्र की बात करें तो मीरा चंद्र भारतीय मूल की उपन्यासकार, सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार यानी कल्चरल मेडेलियन से सम्मानित हैं। तो सिंगापुर के प्रतिष्ठित कला पुरस्कार है कल्चरल मेडेलियन से कौन सम्मानित हुए हैं? तो मीरा चंद। डॉक्टर भरत बड़ई की बात करें तो भारतीय अमेरिकी चिकित्सक है, कैंपस चैंपियनशिप गाला सम्मान से सम्मानित हुए हैं। ठीक है। अगला है केविन मैकार्थी। केविन मैकार्थी की बात करें तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा हाउस ऑफ यानी यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया, जो अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार हुई। तो कह रहा है कि केविन मैकार्थी की बात करें तो अमेरिकी प्रतिनिधि सभा के स्पीकर को उनके पद से हटाया गया, जो अमेरिकी संसद के इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपका। अगला टॉपिक है आपका कि राष्ट्रीय स्थल यानी यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। आपको एक करंट है और आपको हर टॉपिक से क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में लगभग देखने को मिलेगा ही। तो इसी क्रम में इसको सजाया गया है, यानी बनाया गया है ये दृष्टि वर्षिकांक घटना चक्र को। तो कुछ राष्ट्रीय स्थल है जो फेमस है यानी प्रसिद्ध है, कुछ न कुछ उसमें विशिष्टताएं हैं, तो उसको लेके पूछता है। तो अब आते हैं वाराणसी से, हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक होगा आपका राष्ट्रीय स्थल और यहाँ से हम चालू करते हैं, वाराणसी के बारे में पढ़ते हैं। अब है वाराणसी, तो याद रखिए कि ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, वाराणसी कहाँ पड़ता है? तो उत्तर प्रदेश में पड़ता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इस शहर में स्थित संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में वैदिक वांग्मय के कर्मिक विकास पर वैदिक 3D संग्रहालय का निर्माण करने की घोषणा की गई, इसीलिए ये फेमस है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में स्थित अपने इस संसदीय क्षेत्र में किसान सम्मान समेकन को संबोधित किया। तो याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री जो एक MP के रूप में चुने जाते हैं लोकसभा में, इनका संसदीय क्षेत्र कौन है? तो कभी कभी यही क्वेश्चन पूछ लेता है कि PM का संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो यह वाराणसी है। इन्होंने किसान सम्मान सम्मेलन को संबोधित किया, वाराणसी से ही किया था। ठीक है। इसका अगला है कि कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने स्वयं सहायता समूहों की 30,000 से अधिक महिलाओं को कृषि सखियों के रूप में प्रमाण पत्र प्रदान किया। ठीक है, तो ये प्रमाण पत्र कौन दिए हैं? तो प्रधानमंत्री दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र में
13,000 करोड़ रुपए से अधिक की अनेक विकास परियोजना की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। ठीक है, तो प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र कौन हो गया? वाराणसी। उन्होंने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट का आधारशिला रखी। बीएचयू में नए मेडिकल कॉलेज और नेशनल सेंटर ऑफ एजिंग की आधारशिला रखी। तो इन सभी के लिए वाराणसी अभी हाल में चर्चा में रहा, तो इसको याद रखिएगा। अब आते हैं तिरुवनंतपुरम की बात करें, तो तिरुवनंतपुरम की बात करें, केरल के इस शहर में पीएम गति शक्ति दक्षिणी जोन जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित किया गया। पहली जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला 18 जनवरी 2024 को भोपाल यानी मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आयोजित की गई। तो याद रखिएगा कि तिरुवनंतपुरम क्यों चर्चा में है? केरल के इस शहर में पीएम गति शक्ति दक्षिणी जोन जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला आयोजित किया गया। पहली जिला स्तरीय क्षमता निर्माण कार्यशाला जनवरी यानी 18 जनवरी 2024 को भोपाल यानी मध्य क्षेत्र छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया। अब है कि दूसरी कार्यशाला 9 फरवरी 2024 को पुणे यानी पश्चिम क्षेत्र महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान में आयोजित हुई। अब कर लेते हैं वायनाड की बात कर लेते हैं। तो वायनाड ये किसका संसदीय क्षेत्र है? बहुत ही चर्चा में रहता है। ये संसदीय क्षेत्र है किसका? तो राहुल गांधी का है। किसका है? राहुल गांधी का संसदीय क्षेत्र है। केरल के इस जिले में बड़े पैमाने पर भूस्खलन हुआ, इसीलिए ये चर्चित है। तो याद रखिए कि वायनाड जो शहर है ये कहाँ है वर्तमान में? तो ये आपको केरल में है। इस भूस्खलन में 300 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई और कई अन्य लोग अभी भी लापता है। तो इसीलिए वायनाड शहर जो केरल का ये चर्चा में रहा। यहाँ भूस्खलन 2024 में हुआ, इसके कारण 300 से भी अधिक लोग मारे गए। अब बात कर लेते हैं बेंगलुरु सिल्क यानी इसको बेंगलुरु यानी इस शहर में स्थित बेनरघट्टा जैविक उद्यान में दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हुआ है। तो बेंगलुरु की बात करें तो इस शहर में स्थित बनेरघट्टा जैविक उद्यान, सबसे पहले बात याद रखिएगा कि बनेरघट्टा जैविक उद्यान कहाँ है? तो ये आपको बेंगलुरु में है। यहाँ हाल ही में क्या हुआ है कि दक्षिण भारत की पहली और देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन हुआ है। तो देश की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया। उपराष्ट्रपति कौन है? तो उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस शहर में कार्बन फाइबर और प्रिगेसस केंद्र यानी सेंटर फॉर कार्बन फाइबर एंड प्रिप्रेगेज की आधारशिला रखी। ठीक है, आधारशिला रखी। कर्नाटक के इस शहर में 287 किलोमीटर लंबे सर्कुलर रेलवे स्थापना की परियोजना प्रस्तावित नवंबर 2023 में यह भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे होगी। तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बनेगा कि भारत की सबसे बड़ी सर्कुलर रेलवे की निर्माण कहाँ किया गया? तो कर्नाटक में किया गया। कर्नाटक के इस शहर में दिव्यकला मेला 2023 आयोजित हुआ। तो दिव्यकला मेला 2023 कहाँ आयोजित किया गया? तो कर्नाटक के कहाँ किया गया? बेंगलुरु में किया गया। दिव्यकला मेला 2023 कर्नाटक के बेंगलुरु में किया गया। आगे क्वेश्चन है कि नोकिया द्वारा कर्नाटक के इस शहर में भारत की अपनी तरह की पहली 6G लैब का लॉन्च किया गया। तो याद रखिए कि कर्नाटक के बेंगलुरु में नोकिया जो मोबाइल कंपनी है, नोकिया के द्वारा कर्नाटक के शहर में भारत में अपनी तरह की पहली 6G लैब खोला गया है। तो नोकिया कंपनी है जो भारत में अपनी पहली 6G लैब कहाँ खोला है? तो आपको बेंगलुरु में खोला है। कर्नाटक स्थित इस शहर में देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो देश का पहला अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया बेंगलुरु में किया गया है। याद रखिएगा कि देश के पहले अंडरग्राउंड भूमिगत पावर ट्रांसफार्मर केंद्र कहाँ उद्घाटन किया गया? तो बेंगलुरु यानी कर्नाटक में किया गया। नोकिया के द्वारा पहली 6G लैब कहाँ खोला जाएगा? तो बेंगलुरु कर्नाटक में खोला जाएगा। अब आता है गांधीनगर की बात कर लेते हैं। तो गांधीनगर ये गुजरात का शहर है। गांधीनगर जो है ये गुजरात में है। ठीक है, याद रखिए, सभी को यह पता ही होगा कि गुजरात का शहर है। तो भारतीय ओलंपिक संघ यानी AIOA की अध्यक्ष PT ऊषा, तो यहाँ से क्वेश्चन ये बन गया कि वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? तो PT ऊषा द्वारा गुजरात के इस शहर में यानी गांधीनगर में स्थित राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की बात कर रहा है। परिसर में भारतीय ओलंपिक अनुसंधान एवं
शिक्षा केंद्र का उद्घाटन किया गया। यह भारत और दक्षिण एशिया में अपनी तरह का पहला विश्व का 71वां केंद्र है। ठीक है। भारतीय सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क द्वारा गुजरात के इस शहर में गांधीनगर में स्थित गिफ्ट सिटी में अपने 24वें उद्यमिता केंद्र यानी फिन ग्लोब का शुभारंभ किया गया। तो गांधीनगर गुजरात जो है भारत का गिफ्ट सिटी है। ठीक है। और यहाँ AIO यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष हैं, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? PT उषा है। अब बात कर लेते हैं हैदराबाद। तो हैदराबाद की बात करें, यह शहर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की संयुक्त राजधानी नहीं रहा, क्योंकि आप जानते हैं कि 2 जून 2024 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हो जाती है, तब नहीं रहा। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से यह शहर अब केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगी। यानी कह रहा है कि आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2024 के अनुसार 2 जून 2024 से यह शहर केवल तेलंगाना राज्य की राजधानी होगा। तो हैदराबाद क्यों फेमस है? क्योंकि ये पहले तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था, अब जो है इसको मात्र तेलंगाना की राजधानी बनाया गया है। तो अब यहाँ बात है कि आंध्र प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो याद रखिएगा अमरावती है। ठीक है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया गया। तो WHO ने जो भी यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्य अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया, इसीलिए हैदराबाद फेमस है। यह संस्थान पारंपरिक चिकित्सा में मौलिक और साहित्यिक अनुसंधान के लिए पहला WHO सहयोगी केंद्र होगा। तो पहला WHO का पहला सहयोगी केंद्र कौन हो जाएगा? हैदराबाद में हो जाएगा। तेलंगाना के इस राजधानी शहर में स्थित सलार जंग संग्रहालय में देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई। तो याद रखिएगा, कभी कभी यहाँ से यही क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि सलार जंग संग्रहालय कहाँ स्थित है, तो ये हैदराबाद में स्थित है और यहाँ देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला रखी गई है। तो आपसे क्वेश्चन यहाँ 2 क्वेश्चन हो जाएगा कि तेलंगाना की राजधानी कहाँ है? हैदराबाद है। तेलंगाना की स्थापना 2 जून 2014 को होती है। अब क्वेश्चन है कि WHO का सहयोगी केंद्र कहाँ खोला गया है? तो हैदराबाद में खोला गया है। उसके बाद है सलार जंग संग्रहालय कहाँ है? तो हैदराबाद में है। और देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय पुरालेख संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हैदराबाद में रखी गई है। तो इतना क्वेश्चन आपको हैदराबाद से याद रखना है। अब आते हैं नई दिल्ली की बात करते हैं। तो नई दिल्ली हम जानते हैं कि यह एक यूनियन टेरेटरी है और इसकी वर्तमान में जो CM कौन बना है आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ठीक है। नई दिल्ली की वर्तमान में CM कौन बनी है? महिला बनी है, इतना हिंट हम दे देते हैं। यहाँ स्थित सेना अस्पताल अनुसंधान एवं रेफरल द्वारा सेना कर्मियों और उनके परिवार को आग से हुई गंभीर जलन और त्वचा से संबंधित अन्य बीमारियों के उपचार हेतु स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत की गई। तो याद रखिए कि भारत में स्किन बैंक सुविधा की शुरुआत कहाँ की गई? तो नई दिल्ली में किया गया। यह सशस्त्र बल चिकित्सा सेवाओं के भीतर स्थापित की जाने वाली अपनी तरह की पहली सुविधा है। तो सशस्त्र बल की तरफ से ये पहली सुविधा है। यहाँ भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन किया गया। तो भारत की सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता इंडिया स्किल 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो क्या गया? नई दिल्ली में किया गया। ठीक है, नई दिल्ली में किया गया है। अब है बिचोम। ये सभी हम राष्ट्रीय स्थल पढ़ रहे हैं जो अभी चर्चा में रहा है किसी न किसी विषय के कारण। तो अब बात कर लेते हैं बिचोम। तो बिचोम क्या है? अरुणाचल प्रदेश का नया जिला बना है। तो अरुणाचल प्रदेश का नया एक जिला बना है, वो कौन है? बिचोम है। हाल ही में लोअर सुबनसिरी जिले से अलग करके केई पायनियोर राज्य का नया जिला बना है। ठीक है। आगे देखते हैं कावारती। कावारती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लक्षद्वीप के इस शहर में 1150 करोड़ रुपए के अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। तो याद रखिए कि लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कावारती। ठीक है। तो कहा कि कावारती की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लक्षद्वीप के इस शहर में 1150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया गया। उन्होंने यहाँ से कदमत में स्थित
लो टेम्परेचर थर्मल डिसेलेशनल संयंत्र का शिलान्यास किया गया। साथ ही उन्होंने कवारती में सौर ऊर्जा संयंत्र का लोकार्पण भी किया। तो याद रखिए कि कवारती क्यों फेमस है, इन सभी के लिए फेमस है कवारती। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ग्वालियर। ग्वालियर की बात करें तो मध्य प्रदेश के इस शहर में 1500 से अधिक लोगों ने तबला वादन कर एक साथ तबला वादन करने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो भारत का वह शहर जो एक साथ तबला वादन करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ है ग्वालियर। ये मध्य प्रदेश का शहर है ग्वालियर, इन्होंने तबला बजाकर किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में 25 दिसंबर के दिन तबला दिवस के रूप में मनाया जाएगा। तो किस राज्य ने तबला दिवस मनाने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश। और कब मनाएगा? तो ये मनाएगा 25 दिसंबर को। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तबला दिवस किस तारीख को मनाया जाएगा? तो 25 दिसंबर को तबला दिवस मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपका कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश के इस शहर में दिव्यांगजनों के लिए देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। तो देश के पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो ग्वालियर यानी मध्य प्रदेश में किया जाएगा। इस खेल प्रशिक्षण केंद्र का नाम पूर्व प्रधानमंत्री स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर दिव्यांग खेलों के लिए अटल बिहारी प्रशिक्षण केंद्र रखा जाएगा। तो इस प्रशिक्षण केंद्र का जो नाम होगा यानी पहले हाईटेक खेल प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन ग्वालियर में किया जाएगा, तो इसका नाम जो है अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा जाएगा। अब आगे है कि देवघर की हम बात कर लेते हैं। तो देवघर हम जानते हैं भोले बाबा की नगरी। देवघर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के इस शहर में स्थित एम्स में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। केवड़िया की बात कर लें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा गुजरात के इस नगर में 160 करोड़ रुपए की कई परियोजना का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा। तो केवड़िया कहाँ है? तो गुजरात में स्थित है। ठीक है, केवड़िया जो है आपको गुजरात में स्थित है। अब आता है कि प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तो याद रखिएगा कि केवड़िया आपको क्या करा है कि प्रधानमंत्री ने एकता नगर से अहमदाबाद तक के लिए गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन की हरी झंडी दिखाई। तो गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन जो चलेगा ये अहमदाबाद से लेकर एकता नगर के बीच चला जाएगा। अगला टॉपिक है आपका अन्य राष्ट्रीय स्थल, यानी अगला टॉपिक है आपका अन्य राष्ट्रीय स्थल की बात कर लेते हैं। अगला टॉपिक है आपका अन्य राष्ट्रीय स्थल। और भी राष्ट्रीय स्थल है भारत में, उनके बारे में आपको करा है कि चर्चा देख लीजिए। अब है लेह। तो हम लेह की बात करें तो लेह की जो स्थापना होती है, जम्मू एंड कश्मीर राज्यों का बंटवारा करके दो यूनियन टेरिटरी बनाया गया जो 31 अक्टूबर 2019 को बना। तो लेह की राजधानी कहाँ है? लेह किसका राजधानी है? तो लद्दाख की, जम्मू कश्मीर से दो यूनियन टेरिटरी का निर्माण होता है, एक होता है जम्मू कश्मीर, दूसरा बनता है लद्दाख। तो लद्दाख की राजधानी लेह है और 31 अक्टूबर 2019 को ये कार्यक्रम होता है। तो बात करें तो लेह किसकी राजधानी? लद्दाख का। ठीक है, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के द्वारा क्रिएट का वर्चुअली उद्घाटन किया गया। क्रिएट का पूर्ण रूप होता है सेंटर फॉर रूरल इंटरप्राइज एसिलरेशन थ्रू टेक्नोलॉजी। ठीक है, लातूर की बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा मुंबई के इस जिले के उदयगिरी में नवनिर्मित विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया गया। कहाँ? लातूर में। ठीक है, लातूर में किया गया। नोएडा की बात कर लें तो नोएडा केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन AI प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया। तो नोएडा की बात करें तो कह रहा है कि केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के द्वारा उत्तर प्रदेश के इस शहर में स्थित नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट वुमेन में AI प्रशिक्षण केंद्र का यानी कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अगला है रत्नागिरी जिला। ये भी महाराष्ट्र का फेमस जगह है रत्नागिरी जिला। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा महाराष्ट्र प्राचीन स्मारक और पुरातत्व स्थल एवं अवशेष अधिनियम 1960 के तहत इस जिले में स्थित भू आकृतियाँ
और शैल चित्रों को संरक्षित स्मारक घोषित किया गया? तो कहाँ? रत्नागिरी। आगे क्वेश्चन है अहमदाबाद। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के द्वारा इस शहर में इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पहले IACC MSME उत्कृष्टता केंद्र के CO का उद्घाटन किया गया। ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें तो केंद्रीय मंत्री अमित शाह यानी गृह मंत्री हैं। इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु और न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया। तो याद रखिएगा कि चंडीगढ़ यानी केंद्रीय मंत्री अमित शाह के द्वारा इस केंद्र शासित प्रदेश में 3 नए आपराधिक कानून के लिए ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप का लोकार्पण किया। तो याद रखिएगा कि ई साक्ष्य, न्याय सेतु, न्याय श्रुति और ई समन ऐप जो आपराधिक कानून से संबंधित ये कहाँ अमित शाह के द्वारा चालू किया गया? तो ये चंडीगढ़ में किया गया। अगला क्वेश्चन है कि नई दिल्ली, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यहाँ स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर संग्रहालय का उद्घाटन किया। ठीक है। तो नई दिल्ली यानी केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के द्वारा यहाँ स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल यानी हुमायूं के मकबरे में बने विश्व धरोहर स्थल संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। आइजोल, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के द्वारा मिजोरम की राजधानी आइजोल यानी मिजोरम के इस राजधानी शहर में भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो आइजोल में किया गया। ठीक है, आइजोल में किया गया। चेन्नई की बात कर लेते हैं। चेन्नई यानी तमिलनाडु के इस शहर में स्थित IITM रिसर्च पार्क में 6G के लिए पारंपरिक क्वांटम संचार पर उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया। देहरादून की बात करें तो उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा इस शहर में राज्य की पहली पक्षी यानी बर्ड गैलरी खोली गई। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड वन विभाग के द्वारा किस शहर में राज्य की पहली पक्षी यानी बर्ड गैलरी खोली गई? तो देहरादून में खोला गया। हाथरस की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में सूरजपाल उर्फ नारायण सरकार हरि उर्फ भोले बाबा के सत्संग के बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो गई। तो कितने लोगों की मौत हुई? तो 121 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, 121 लोगों की मौत हो गई। अब बात कर लेते हैं कोझिकोड। क्या है कोझिकोड? भारत के केरल में स्थित यह शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है कि कोझिकोड की बात कर लें तो भारत के केरल में स्थित यह शहर आधिकारिक तौर पर भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया। तो भारत का पहला साहित्य शहर यानी यूनेस्को साहित्य शहर किसे घोषित किया गया है? कोझिकोड, और ये कोझिकोड केरल में स्थित है। तो भारत का पहला साहित्य शहर किसे घोषित किया गया? तो कोझिकोड को, और ये भारत का केरल राज्य में स्थित ये शहर है। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। आपको लाइक एंड शेयर करने में कोई पैसा नहीं लगता है, लेकिन हमें एक मोटिव मिलती है वीडियो बनाने की। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए ताकि आने वाले आगामी परीक्षाओं में सभी को सहायता मिल सके। तो चलिए अगला टॉपिक क्वेश्चन देखते हैं। श्रीनगर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू और कश्मीर के इस शहर में 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह का नेतृत्व किया 21 जून 2024 को। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इस बार कहाँ मनाया गया? तो श्रीनगर में मनाया गया, जो 10-21 जून को मनाते हैं विश्व भर में। जोशीमठ की बात कर लें। जोशीमठ यानी केंद्र सरकार के द्वारा चमोली जिले में स्थित इस तहसील का नाम बदलकर ज्योतिमठ करने को मंजूरी दिया। नैनीताल में स्थित कोसिया कुटोली तहसील का नाम बदलकर परगना श्री कैंची धाम करने को मंजूरी दी गई। तो याद रखिएगा, कभी कभी परिवर्तित नाम भी पूछ लेता है। मंगलरू, पुरातत्वविदों के द्वारा कर्नाटक के इस शहर में स्थित बेलूर पन्ने कैटेडा बब्बू स्वामी मंदिर के पास एक रॉक आर्ट सेल कला के पहले साक्ष्य की खोज किया है। विजयपुर की बात कर ले तो गेल इंडिया लिमिटेड के द्वारा मध्य प्रदेश के इस नगर में स्थित
अपने संयंत्र में स्थापित हरित हाइड्रोजन संयंत्र का उद्घाटन किया। यह गेल इंडिया लिमिटेड का मध्य प्रदेश राज्य में स्थापित पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र है। आगरा की बात कर लें तो आगरा उत्तर प्रदेश का शहर है। आगरा यानी उत्तर प्रदेश के इस शहर में भारतीय वायुसेना के द्वारा उड़ान के समय आपातकालीन लैंडिंग एयरक्राफ्ट के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल चिकित्सा पोर्टेबल अस्पताल यानी भीष्म क्यू का परीक्षण किया गया। तो याद रखिएगा कि भीष्म क्यू क्या है, तो ये पोर्टेबल अस्पताल है, यही क्वेश्चन पूछता है बार बार। ठीक है, कोहिमा की बात कर लें। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड के इस राजधानी शहर में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिए कोहिमा भारत में जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी द्वारा नागालैंड के इस शहर यानी नागालैंड के इस शहर राजधानी शहर में कोहिमा शांति स्मारक और इको पार्क का अनावरण किया गया। अब बात कर लेते हैं धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया। तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण किया गया। तो भारत की पहली हाइब्रिड पिच का अनावरण कहाँ किया गया, तो धर्मशाला में किया गया। जयपुर की बात करें तो जयपुर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा राजस्थान के इस शहर में द कुलिस स्कूल का उद्घाटन किया गया। पुणे की बात करें तो महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो देश के पहले संविधान उद्यान यानी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पुणे में किया गया। देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो पुणे में किया गया। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो याद रखेंगे पुणे ये महाराष्ट्र के इस शहर में विकसित देश के पहले संविधान उद्यान का उद्घाटन किया गया। तो देश का पहला संविधान उद्यान कहाँ बनेगा, तो पुणे महाराष्ट्र में बनेगा। ठीक है, केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी के द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली प्रायोगिक परियोजना का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि अल्कोहल से जेट ईंधन तैयार करने की पहली परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये पुणे में किया गया। दो क्वेश्चन यहाँ से बनता है। ठीक है, इडुक्की की बात कर लें तो इडुक्की यानी केरल के इस नगर में अंडर वाटर एकॉस्टिक्स रिसर्च फैसिलिटी में ध्वनिक विशेषता एवं मूल्यांकन हेतु एक आधुनिक सबमर्सिबल्स प्लेटफॉर्म यानी स्पेस सबमर्सिबल्स प्लेटफॉर्म ऑफ एकॉस्टिक्स कैरेक्टराइजेशन एंड एवोल्यूशन का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि फणिगिरी की बात कर लेते हैं। फणिगिरी यानी बहुत अच्छा नाम है, फणिगिरी यानी फणिगिरी की बात करें तेलंगाना के पुरातत्व और संग्रहालय विभाग के अधिकारियों के द्वारा सूर्यपेट जिले में स्थित इस प्रसिद्ध बौद्ध स्थल में एक मिट्टी के बर्तन में 3730 शीशे के सिक्के के भंडार की खोज की। पुरातत्वविदों के अनुसार ये सिक्के इक्वांशु काल के हैं। ठीक है, पड़ता बेट की बात करें तो केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों के द्वारा गुजरात में स्थित इस स्थल से 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज हुई है। तो याद रखिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पड़ता बेट की बात कर लें तो पड़ता बेट यानी केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों के द्वारा गुजरात में खोजा गया। तो याद रखिएगा कि हड़प्पीय नगर है पड़ता बेट, ये किस राज्य में पड़ता है, तो ये गुजरात में पड़ता है, ऐसे याद रखिएगा। महबूबनगर तेलंगाना में स्थित इस जिले के गंगापुरम में कल्याणी के चालुक्य राजवंश के 900 वर्ष पुराने कन्नड़ शिलालेख की खोज हुई है। तो याद रखिए कि महबूब नगर का संबंध किस राजवंश से था, तो चालुक्य राजवंश से था। ऐसे ही क्वेश्चन आपको पूछ लेगा कि महबूब नगर जो तेलंगाना में खोजे गए ये किन राजवंशों से इनका संबंध था, तो कल्याणी के चालुक्य से था। ऐसे ही क्वेश्चन बना के पूछा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कठुआ। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह के द्वारा जम्मू और कश्मीर के इस जिले के जसरोटा क्षेत्र में उत्तर भारत के पहले सरकारी होम्योपैथी कॉलेज की स्थापना की घोषणा की गई।
कल्पक्कम की बात करें तो तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित इस शहर में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर में ऐतिहासिक कोर लैंडिंग की शुरुआत हुई। तो कल्पक्कम की बात कर लें तो कल्पक्कम कह रहा है कि तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में स्थित इस शहर में भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप्स फास्ट ब्रीडर रिएक्टर के ऐतिहासिक कोर लैंडिंग की शुरुआत किया गया। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिसार। हिसार की बात कर लें तो हरियाणा के इस शहर में स्थित जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड में स्टेनलेस स्टील सेक्टर में के भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। मोनिकाई द्वीप की बात मिनिकाई द्वीप की बात करें तो भारतीय नौसेना द्वारा लक्षद्वीप में स्थित इस द्वीप पर INS जटायु यानी नौसेना डिचमेंट मोनिकाई की तैनाती हुई। अगला क्वेश्चन है आपका बरौनी की बात कर लें। बरौनी यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बिहार के बेगूसराय जिले में स्थित इस कस्बे में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड के उर्वरक संयंत्र का उद्घाटन और राष्ट्र को समर्पित किया गया। तो याद रखिएगा कि बिहार के किस स्थान पर हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड का उद्घाटन मार्च 2024 में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया, तो बरौनी। सिंदरी की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा झारखंड के धनबाद जिले में स्थित इस औद्योगिक नगर में हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड सिंदरी का उर्वरक को समर्पित किया गया। ठीक है, सिंदरी रसायन संयंत्र को समर्पित किया गया। उज्जैन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मध्य प्रदेश में स्थित इस शहर में विक्रमदत्त वैदिक घड़ी का लोकार्पण फरवरी 2024 में किया गया। तो भारत की सबसे बड़ी वैदिक घड़ी का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो उज्जैन में किया गया। मध्य प्रदेश के इस शहर में नीलकंठ वन महाकाल लोक में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट यानी प्रसादम का उद्घाटन किया गया। रंगपो की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। तो याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि रंगपो की बात करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से इस शहर में सिक्किम के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी। तो सिक्किम में पहला रेलवे स्टेशन खुला है कहाँ, रंगपो में, और इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री ने रखा है। इसलिए रंगपो चर्चित में है क्योंकि सिक्किम में पहले रेलवे स्टेशन का परियोजना खुला गया है। कहाँ, तो रंगपो में। इज्जर यानी हरियाणा और पुणे महाराष्ट्र, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान निसर्ग ग्राम का उद्घाटन किया गया। इज्जर हरियाणा की बात करते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इज्जर में केंद्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान और पुणे में राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की स्थापना की गई। तो याद रखिए, प्राकृतिक चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जर और पुणे में जो है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान की घोषणा की गई। अब है क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन है राजनांदगांव यानी सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा छत्तीसगढ़ के इस जिले में स्थापित भारत की सबसे बड़ी बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली सफलतापूर्वक परिचालित किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, थोड़ा बोर फील होता होगा इस टॉपिक में, लेकिन कहीं ना कहीं क्वेश्चन आपको टकराएगा क्योंकि ये हाल ही में घटनाक्रम हुई है उस स्थान पे, इसीलिए उस स्थान को चर्चित किया गया, इस चर्चा में इसीलिए बना है। तो कभी कभी पूछ लेता है कि यह स्थान किससे रिलेटेड है या किस संबंधित है, जो हाल ही में चर्चा में रहा। अब आता है सबलपुर की बात करें। उड़ीसा के इस शहर में देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि देश के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, उड़ीसा राज्य में किया गया, और उड़ीसा की जगह किया गया, तो याद रखिएगा सबलपुर। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि देश के पहले कौशल भारत केंद्र का उद्घाटन कहाँ, तो राज्य अगर पूछेगा तो याद रखिएगा उड़ीसा, और एग्जाम में बहुत अंदर जाएगा तो पूछ लेगा किस जगह पे, तो सबलपुर उड़ीसा में। जेवर की बात करें तो जेवर यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर में स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निकट आदि योगी शिव की 242 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापना हेतु सैद्धांतिक मंजूरी दी है। बदायूं की बात करें तो बदायूं की बात करें तो क्या है बदायूं, उत्तर प्रदेश के इस जिले में
हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड HPCL ने बायोमास आधारित संपीड़ित बायोगैस यानी CBG संयंत्र का उद्घाटन किया। अब बात कर लेते हैं ऋषिकेश। ऋषिकेश की बात कर लें तो ऋषिकेश THDC इंडिया लिमिटेड के द्वारा उत्तराखंड के इस नगर में स्थित अपने कार्यालय परिसर में भारत के पहले सबसे बड़े इलेक्ट्रोलाइजर एंड फ्यूल सेल आधारित ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण किया। फरीदाबाद की बात करें तो हरियाणा के इस शहर में साइंस सिटी विकसित करने की घोषणा की गई है। तो साइंस सिटी कहाँ विकसित किया जाएगा, तो हरियाणा के फरीदाबाद में किया जाएगा। सोलापुर की बात करें तो ये क्वेश्चन क्या है, सोलापुर की बात कर लें तो सोलापुर करा कि सोलापुर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के इस शहर में लगभग 2000 करोड़ रुपये लागत की 8 अमृत कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन परियोजना की आधारशिला रखी है। अयोध्या की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश के इस जिले में स्वच्छ तीर्थ महाअभियान का शुभारंभ किया गया। बरेली की बात करें तो बरेली उत्तर प्रदेश, बरेली की बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा इस शहर में रामगंगा नगर योजना में विकसित की जा रही है। रामायण वाटिका में हनुमान जी की मूर्ति का अनावरण है। सिंधुदुर्ग की बात करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा महाराष्ट्र के इस शहर में स्थित राजकोट किले में छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। भुवनेश्वर की बात करें तो भुवनेश्वर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के द्वारा उड़ीसा के इस राजधानी शहर में उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो उड़ीसा अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो भुवनेश्वर में किया गया। बकलोह की बात कर लें तो बकलोह विशेष बलों के प्रशिक्षण, बुनियादी ढांचे को बेहतर करने और अत्यधिक ऊंचाई से छलांग लगाने वाले विशेष बलों के लिए हिमाचल प्रदेश के इस नगर में स्थित विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल को भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड टनल प्राप्त हुई। ठीक है, तो भारतीय सेना की पहली वर्टिकल विंड कहाँ हुआ, तो यह है आपको बकलो हिमाचल प्रदेश में। अब आते हैं कौशाम्बी। कौशाम्बी की बात करें तो उत्तर प्रदेश के इस जिले में भगवान बुद्ध की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की गई है। उदयपुर की बात करें तो राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड यानी आर्द्रभूमि शहर बनेगा। तो याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर राजस्थान में स्थित यह शहर भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर बनेगा। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि भारत का पहला वेटलैंड आर्द्रभूमि शहर किस राज्य में बनाया जाएगा, तो राजस्थान, और जगह पूछ लेगा आपसे तो याद रखिएगा उदयपुर। ठीक है, भोपाल की बात कर लें तो मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा मध्य प्रदेश के शहर में महाराणा प्रताप स्मारक का शिलान्यास किया गया। अब बात कर लेते हैं मसूरी। क्वेश्चन है मसूरी, क्वेश्चन क्या करा है, मसूरी की बात कर लें तो मसूरी इस शहर में स्थित जॉर्ज एवरेस्ट हाउस में निर्मित देश के पहले कार्टोग्राफी यानी मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। तो देश के पहले मानचित्रण संग्रहालय कहाँ खुला है, तो ये मसूरी में खुला है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश के पहले संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, यानी देश के पहले मानचित्रण संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो मसूरी में किया गया है। कहाँ किया गया है, मसूरी में किया गया है। अब बात कर लेते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय स्थल। आपका अगला टॉपिक है अंतर्राष्ट्रीय स्थल। अंतर्राष्ट्रीय स्थल वो था राष्ट्रीय स्थल, अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात करते हैं। यानी हम जो ऊपर पढ़े हैं वो राष्ट्रीय स्थल था, चर्चा में था। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्थल। तो बात कर लेते हैं दुबई। संयुक्त अरब अमीरात के सर्वाधिक आबादी वाले इस शहर में विश्व की पहली जेट शूट रेस आयोजित किया गया है। तो दुबई, क्वेश्चन है कि दुबई की हम बात कर लें तो दुबई क्या करा है, दुबई करा कि संयुक्त अरब अमीरात की सर्वाधिक आबादी वाले इस शहर में विश्व की पहली जेट शूट रेस आयोजित किया गया। तो जेट शूट रेस, जो विश्व की पहली जेट शूट रेस कहाँ आयोजित किया गया, दुबई में आयोजित किया गया। ठीक है, इस रेस में इस्सा कल्फोन पहले और ब्रिटिश पायलट पॉल जोन्स और फेडरी है क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर हैं। ठीक है, तो इस रेस में पहले स्थान पर कौन रहा, तो ये था पहले स्थान पर जो आपको है वो कौन है, याद रखिएगा कि पहले स्थान पर आपको कौन है, ब्रिटिश पायलट यानी इस्सा कॉल्फोन ये पहले स्थान पे, ब्रिटिश पायलट पॉल जोन्स दूसरे स्थान पर और फेडरी है ये तीसरे स्थान पर था।
संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का विस्तार परियोजना को मंजूरी मिली। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। तो याद रखिएगा क्वेश्चन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ कि संयुक्त अरब अमीरात के इस शहर में अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा की विस्तार योजना को मंजूरी मिली। इसके साथ ही यह विश्व की सबसे बड़ा हवाई अड्डा बन जाएगा। तो विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन बन जाएगा? अल मखतूम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जो सऊदी अरब में है। कहाँ है? सऊदी अरब में है। अब बात कर लेते हैं अलबामा की बात कर लें तो इस अमेरिकी प्रांत की होलमन जेल में नाइट्रोजन गैस का उपयोग करके मौत की सज़ा अपनी तरह की पहली दी गई, यानी अपनी तरह की पहली मौत की सज़ा था ये। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 58 क्वेश्चन करा है कि आपको कि 58 वर्षीय कैनेथ यूजीन स्मिथ को फेस मास्क के माध्यम से नाइट्रोजन गैस सुंघाई गई और जिसके कारण शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने से उसकी मौत हो गई। अगला है बोलोविया की बात करें तो बोलोविया यानी इस दक्षिणी अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा समुद्र तल से 4000 मीटर की ऊंचाई पर परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया गया। तो बोलोविया की बात करें तो इस दक्षिणी अमेरिकी देश में, यानी बोलोविया जो है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है, तो दक्षिणी अमेरिकी देश में विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर स्थापित किया जाएगा। तो विश्व का सबसे ऊंचा परमाणु अनुसंधान रिएक्टर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो बोलोविया में किया जाएगा। याद रखिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। रॉबिन्स विले की बात करें तो रॉबिन्स विले की बात करें तो अमेरिका के न्यू जर्सी की इस टाउनशिप में स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि भारत की जो है स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में किया गया। यह कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद भारत के बाहर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा। तो कह रहा है कि यह कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर के बाद भारत के बाहर बना विश्व का दूसरा सबसे बड़ा हिंदू मंदिर होगा, वो होगा स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर। कहाँ? तो अमेरिका के न्यू जर्सी में होगा। कहाँ होगा? अमेरिका के न्यू जर्सी में। अब बात कर लेते हैं कि अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल जो चर्चा में है, अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्थल की बात कर लेते हैं। सिंगापुर की बात कर लें तो सिंगापुर की बात करें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा यहाँ इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा यहाँ जो है इन्वेस्ट इंडिया के नए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। कहाँ? सिंगापुर की बात कर लेते हैं। सिंगापुर में ऐसा किया गया। कैनबरा की बात करें तो 6ठी भारतीय ऑस्ट्रेलिया समुद्री सुरक्षा वार्ता ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में आयोजित किया गया। पोलैंड की बात करें तो कृषि और परिष्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा जीआई टैग वाले पुरंदर अंजीर बने भारत के प्रथम पीने के लिए तैयार अंजीर का रस, इसको दर्शाया देश का निर्यात है। अब आते हैं रीगा की हम बात करें तो रीगा क्या है? तो रीगा की हम बात करते हैं। रीगा लटाविया के इस राजधानी शहर में भारत के नए रेजिडेंट मिशन का संचालन प्रारंभ। तो याद रखिए कि लाटविया की राजधानी कहाँ है? तो रीगा। याद रखिएगा कि लाटविया की जो राजधानी है रीगा। तो लाटविया के इस शहर में भारत के नए रेजिडेंट मिशन का संचालन प्रारंभ हुआ। कोटे डी आइवर की बात करें, आइवरी कोस्ट संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश बन गया। तो संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन में शामिल होने वाला 10वां अफ्रीकी देश कौन है? कोटे डी आइवर या आइवरी कोस्ट। ठीक है, मॉरिशस बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरिशस की बात कर लें। मॉरिशस विदेश मंत्री एस जयशंकर द्वारा इस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया। तो याद रखिएगा कि एस मंत्री जयशंकर के द्वारा करा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा इस देश यानी किस देश में भारत के पहले विदेशी जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो मॉरिशस में किया गया। बांग्लादेश की बात करें तो यह देश आधिकारिक तौर पर कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य बन गया। तो कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का 5वां पूर्ण सदस्य कौन बन गया है? बांग्लादेश बन गया है। इंडोनेशिया वैज्ञानिकों के द्वारा इस देश के सुलावेसी द्वीप के लियांग करम्पुआंग की चूना पत्थर की गुफा में
सबसे पुरानी ज्ञात गुफा पेंटिंग की खोज हुई है? तो सुलावेसी द्वीप कहाँ है? तो इंडोनेशिया में स्थित है। ठीक है, अब बात करते हैं बेलारूस। बेलारूस की बात कर लें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। बेलारूस यह देश आधिकारिक तौर पर शंघाई सहयोग संगठन SCO का 10वां अस्थायी सदस्य बन गया। तो याद रखिए कि 9वां बना था ईरान और 10वां बन गया शंघाई सहयोग संगठन SCO का बेलारूस बन गया है। तजाकिस्तान की बात करें तो इस देश में हिजाब और अन्य धार्मिक परिधान पर प्रतिबंध लगाने से संबंधित कानून पारित किया गया। पेरिस की बात करें तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज द्वारा फ्रांस के इस शहर में अपनी तरह के पहले मानव केंद्रित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उत्कृष्टता केंद्र निर्माण की घोषणा की गई। अब है अगला क्वेश्चन है आपका तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल युकाटन प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व हिस्से में स्थित चेतुमल खाड़ी में विश्व के सबसे बड़े ज्ञात ब्लू होल का तामजा की खोज की गई। कचातीबू द्वीप वर्तमान में श्रीलंका के नियंत्रणाधीन यह द्वीप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इसके संबंध में दिए गए वक्तव्य की बात कर लें तो वक्तव्य हो रहे हैं प्रधानमंत्री गए थे। ठीक है, वक्तव्य के कारण चर्चा में रहा। वर्ष 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा था। ठीक है, अब बात करें तो थिम्पू की बात करें तो थिम्पू प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भूटान के प्रधानमंत्री सोरिंग तोब्गे द्वारा भारत की सहायता से भूटान के इस राजधानी शहर में निर्मित अत्याधुनिक अस्पताल ग्याल तसुएन जैतुसेन पेमा बांगचुक मंदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है लोम्बोक द्वीप की बात कर लें तो बेंगलुरु स्थित C6 एनर्जी के द्वारा इंडोनेशिया के इस द्वीप पर आकाश के पास विश्व का पहला व्यापक पैमाने पर यंत्रीकृत उष्णकटिबंधीय समुद्री शैवाल फॉर्म लॉन्च किया गया। फ्रांस की बात करें तो यह देश गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया? वो फ्रांस बन गया। कौन बन गया? फ्रांस बन गया है। निकारागुआ की बात करें तो करा है निकारागुआ की बात करें। निकारागुआ यह देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बन गया। तो निकारागुआ की बात करें तो यह देश भारतीय फार्मा मानकों को मान्यता देने वाला विश्व का पहला स्पेनिश भाषी देश बना। फिलीपींस की बात कर लें तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के द्वारा घोषित हिंसा और उत्पीड़न कन्वेंशन 2019 नवंबर 190 को अनुमोदित करने वाला पहला एशियाई देश बन गया। अल्जीरिया की बात करें तो इस देश में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। तो अल्जीरिया की बात करें तो इस देश में अफ्रीका की सबसे बड़ी मस्जिद और विश्व की तीसरी सबसे बड़ी मस्जिद का उद्घाटन किया गया। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, दूसरों तक शेयर कर दीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उनको आगामी आने वाले परीक्षा में सहायता मिल सके। कैमरून की बात करें तो यह अफ्रीकी देश बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। तो कैमरून की बात करें तो यह अफ्रीकी देश बच्चों के लिए मलेरिया के खिलाफ नियमित टीकाकरण कार्यक्रम शुरू करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। पर्थ की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के इस शहर में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाया जाएगा। तो ऑस्ट्रेलिया में कहाँ भगवान श्री राम का मंदिर बनाया जाएगा? तो पर्थ में बनाया जाएगा। माली की बात कर लें तो माली संयुक्त राष्ट्र द्वारा इस देश के 10 वर्षों के बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की। माली की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा इस देश में 10 वर्षों बाद अपने शांति मिशन को आधिकारिक तौर पर समाप्त करने की घोषणा की। सैरगी की बात करें तो फ्रांस के इस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो फ्रांस के किस शहर में तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुर की प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो सैरगी। त्रिकोमाली की बात करें त्रिकोमाली यानी केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा श्रीलंका के इस शहर में भारतीय स्टेट बैंक की शाखा का उद्घाटन किया गया। ठीक है, तो इसी तरह आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। कल फिर हम इससे आगे टॉपिक को कवर करेंगे और ये बहुत ही बेहतर बुक है। आप
मार्केट में अन्य बुकों की अपेक्षा ई दृष्टि समसामयिक वर्षिकांक घटनाक्रम, जो आपको 1 साल का कंटेंट इसमें यानी करंट को समाहित किया जाता है और सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है। आप किन्हीं से पूछ भी सकते हैं और आप लोग भी जब बहुत सारे बुक पढ़ते होंगे तो उसमें आप देखिएगा कि ई दृष्टि एक बेहतर लैंग्वेज होती है, टॉपिक को अरेंज करने का सिस्टम इनके पास अच्छा है। तो ये सभी अरेंजमेंट आपको आगे की आगामी एग्ज़ाम में सहायता करेगी। तो इसीलिए वीडियो को आप 1 से 2 बार देखिए, आपको ज़रूर याद हो जाएगी और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।